हेलो दोस्तों, वेलकम टू एडिफाई एकेडमी फॉर कॉमर्स। तो दोस्तों आज हम लोग लेकर के आए हैं क्लास 12 बीएसटीडी का चैप्टर नंबर 2 का लेक्चर नंबर 3। इससे पहले हम लोग लेक्चर 1 और लेक्चर 2 ऑलरेडी रिकॉर्ड करके यूट्यूब में डाल दिया। अगर आप उन दो लेक्चर को नहीं देखे हो तो पहले जा करके रिकमेंडेशन ये है कि आप जा करके पहले वो दो वीडियो को देखो, जहाँ पे हम लोग पढ़े थे प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट। सबसे पहले चैप्टर था नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट, जहाँ हम लोग पढ़े थे कि मैनेजमेंट क्या होता है। फिर प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट मतलब मैनेजमेंट करने का उसूल क्या है, चैप्टर नंबर 2 में हम लोग पढ़े थे कि कैसे करना है कैसे नहीं करना है। ठीक है, उसमें हम लोग पढ़े थे कि दो इंसान था जो मैनेजमेंट कैसे किया जाएगा, वो अपना थेसिस या अपना स्टडी दिया था, जिसमें से एक थे हम लोग का हेनरी फ्योल, जिसके बारे में हम लोग 14 प्रिंसिपल ऑलरेडी यूट्यूब में डाल दिए। हो गया है ये दो लेक्चर में। ठीक है, आज हम लोग पढ़ेंगे कि फ्रेडरिक विंस्लो टेलर मतलब FW टेलर क्या प्रिंसिपल दिए थे, वो आज हम लोग कंटिन्यू करेंगे। तो आज बिना टाइम वेस्ट किए हम लोग शुरू करते हैं कि टेलर क्या बोले थे। तो देखो टेलर जो है ना, टेलर जो है वो सबसे पहले तो उनका पूरा नाम जान लो। उनका पूरा नाम क्या है? फ्रेडरिक विंस्लो टेलर है। क्या नाम है? फ्रेडरिक विंस्लो टेलर। और ये एक साइंटिफिक मैनेजर थे। कौन थे? साइंटिफिक। मतलब FW टेलर जो वो बिलीव करते हैं कि कोई भी काम करने का एक तरीका होता है, वो तरीका क्या होना चाहिए? साइंटिफिकली होना चाहिए, ना कि रूल ऑफ थंब या इंट्यूशन से। मतलब जैसे एग्जांपल हम आपको देखिए, दो रास्ता है जाने के लिए, तो हम कौन सा रास्ता ले, राइट ले या लेफ्ट ले? तो ये हम लोग ऐसे ही अपना अच्छा लग रहा है लेफ्ट चले जाओ, ये हम लोग डिसीजन नहीं ले सकते, बल्कि डिसीजन लेने से पहले हम लोग को क्या करना पड़ेगा? साइंटिफिकली बैठ के सोचना पड़ेगा कि कौन सा तरीका अच्छा है, कौन सा तरीका अच्छा नहीं है। क्लियर है? तो यहाँ पे विंस्लो टेलर हम लोग को यही बोले कि आपका डिसीजन लेने का एक तरीका होता है, और वो तरीका क्या होना चाहिए? साइंटिफिकली होना चाहिए। पढ़ते हम लोग FW टेलर का। सबसे पहले तो हम लोग पढ़ेंगे कि इनका डेट्स वगैरह याद रख लेना। उसके बाद ये एक अमेरिकन है। कौन है? अमेरिकन है। और वे अपना करियर जो शुरू किए थे वो मैकेनिस्ट इन मिडवेल स्टील वर्क्स इन ये सब जगह में USA में किए थे। याद रखिएगा ये सब चीज। ठीक है, यहाँ से MCQs आपका बन सकता है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हम लोग। बाद में ये एक पोजीशन पहुंचे थे। कौन सा पोजीशन में पहुंचे थे? चीफ इंजीनियर बने थे। कौन सा पोजीशन में पहुंचे थे? ये चीफ इंजीनियर बने थे। लेटर ही ज्वाइन बेतलम स्टील वर्क्स में, ये फिर उसके बाद ज्वाइन किए थे यहाँ से छोड़ कर करके। ठीक है, टेलर जो ज्यादा फोकस किया ना, लेबर का प्रोडक्टिविटी के ऊपर ज्यादा फोकस किया। किसके ऊपर? लेबर का प्रोडक्टिविटी के ऊपर। ठीक है, ही कंडक्टेड सेवरल एक्सपेरिमेंट्स वगैरह किए थे। ठीक है, लास्ट में इनको टेलर को क्या बोला जाता है? फादर ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट। ये अंडरलाइन करना, जो जो आपका एग्जाम में क्वेश्चन पूछ सकता है, हम ऑलरेडी क्या क्या हाईलाइट कर दिए। ठीक है, इनका कुछ बुक था, बुक का नाम क्या? प्रिंसिपल ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट। और एक क्या है? शॉप फ्लोर। ये दो इनका फेमस वर्क है, फेमस काम किए थे ये। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इनका क्या क्या पोजीशन है, क्या क्या काम किए हैं, देखते हैं हम लोग। 1874 में ये अप्रेंटाइज मैकेनिस्ट में ज्वाइन किए थे। फिर मिडलेफ स्टील कंपनी में ज्वाइन किए 1884 में। फिर बेतलम स्टील कंपनी में 1991 में वो आपका इस स्कूल का प्रोफेसर बने थे। ठीक है, ये सब हम लोग पढ़े हैं। आगे बढ़ते हम लोग। टेलर का जो सबसे इंपॉर्टेंट बुक्स या बोल सकते हो काम क्या है? एक पीस रेट सिस्टम है और एक शॉप फ्लोर है। याद रखना ये सब चीज। ठीक है, हम लोग पढ़ेंगे पीस रेट सिस्टम क्या है। मीनिंग ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट, देखो हम आपको बता चुके साइंटिफिक मैनेजमेंट का मतलब क्या है कि काम करने का एक सही तरीका होना चाहिए। वो तरीका क्या होना चाहिए? साइंटिफिकली प्रूवन होना चाहिए। ऐसा नहीं कि तुक्का में जो दिल में आया वो कर दिया, यह नहीं होना चाहिए। देखो क्या लिखा हुआ, साइंटिफिक मैनेजमेंट इज सिस्टमेटिक। सिस्टमेटिक का थॉटफुल अप्रोच है। हर एक काम करने का कंपेयर करेंगे, रूल ऑफ थंब नहीं लगाएंगे, रूल ऑफ थंब नहीं लगाएंगे। ठीक है, क्योंकि इससे एरर होने का चांसेस बहुत ज्यादा है। तो क्या है? काम करने का सबसे एफिशिएंट मेथड्स होना चाहिए, वो मेथड क्या होना चाहिए? साइंटिफिकली होना चाहिए, उसी को सिलेक्ट करेंगे। क्लियर है? ये हम लोग पढ़े। आगे बढ़ते हम लोग, बहुत सारे डेफिनेशन से, डेफिनेशन आप लोग रीड कर लेना इन सब का। आगे बढ़ते हम लोग। बेस्ड ऑन द अबव डिस्कशन साइंटिफिक मैनेजमेंट। ठीक है, साइंटिफिक मैनेजमेंट इन्वॉल्व स्टडिंग। हर एक चीज काम करने का डिटेल में हम लोग क्या करेंगे? स्टडी करेंगे, समझेंगे। उसके बाद हम लोग चूज करेंगे जो वही रास्ता जो हम लोग के लिए इकोनॉमिकली हो और इफेक्टिव हो, मतलब सस्ता भी हो और ज्यादा अच्छा भी हो। चलते हम लोग। फीचर्स जो है साइंटिफिक मैनेजमेंट का, ये फीचर्स हम लोग पढ़ेंगे। सबसे पहले क्या है साइंटिफिक मैनेजमेंट का फीचर? ये एक सिस्टमेटिक अप्रोच है। क्या है? सिस्टमेटिक है, रूल ऑफ थंब नहीं है बल्कि सिस्टमेटिक है। दूसरा हम लोग पढ़ते हैं ब्रिंग्स कंप्लीट मेंटल चेंजेस। यहाँ पे आपका सोचने समझने का मामला क्या हो जाता है? चेंज हो जाता है। ठीक है, यहाँ पे हम लोग बेटर प्रोडक्शन को टारगेट करेंगे, ना कि ज्यादा प्रॉफिट की तरफ हम लोग नहीं जाएंगे। ज्यादा फोकस किस में करेंगे? ज्यादा प्रोडक्शन के ऊपर। प्रोडक्शन ज्यादा होगा तो ऑटोमेटिकली प्रॉफिट भी ज्यादा हो जाएगा। तीसरा हम लोग पढ़ते हैं ट्रेडिशनल जो चीज चलता था, जो पुराना जमाने में हम लोग ले करके चलते थे, उसको क्या किया ये लोग? डिस्कार्ड कर दिया। डिस्कार्ड मतलब खत्म कर करके मॉडर्न टेक्नोलॉजी के ऊपर ज्यादा बिलीव किया। कौन?
ये अप्रोच पढ़ते हम लोग। ओल्ड टेक्निक्स को खत्म किया और अडॉप्ट किया न्यू और मॉडर्न टेक्निक्स को। नेक्स्ट आगे बढ़ते हम लोग। रिक्वायर्स स्ट्रिक्ट ऑब्जर्वेंस ऑफ रूल्स, मतलब कोई भी चीज को हम लोग ऐसे ही अपना नहीं लेंगे बल्कि बहुत स्ट्रिक्टली ऑब्जर्व करेंगे, जो रास्ता हम लोग के लिए सही है, साइंटिफिकली प्रूवन है, उसी को अपनाएंगे। मतलब सर रूल जो बनेगा वो आफ्टर ड्यू एनालिसिस, ऐसे नहीं कि यूं ही बना दिए। नेक्स्ट आगे बढ़ते, इंप्रूव द एफिशिएंसी ऑफ वर्कर्स, क्योंकि देखो लेबर के ऊपर ही ज्यादा फोकस किया एफडब्ल्यू टेलर, तो यहाँ से क्या होगा, आपका लेबर का एफिशिएंसी क्या होगा, बढ़ेगा। सर ये क्या है, टाइम स्टडी, मोशन स्टडी, अभी हम लोग थोड़ी देर में पढ़ लेंगे, यहाँ से ही आपको समझ में आ जाएगा कि क्यों ये एफिशिएंसी के ऊपर वर्कर्स का ज्यादा फोकस करता है। स्पेशलाइजेशन आ जाएगा, क्योंकि देखो साइंटिफिक मैनेजमेंट यही बोला कि कोई भी इंसान को काम पे रखो तो उसके बारे में रिसर्च करके रखो कि वो इंसान इस काम करने के लायक है कि नहीं, वो केपेबल है कि नहीं, उसको प्रॉपर ट्रेनिंग दो, उसका स्पेशलाइजेशन को समझो, तभी उसको वो काम को अलॉट करो। अब ये सब चीज सोच कर करके आप किसी को काम अलॉट करो तो जाहिर सा बात है उसका स्पेशलाइजेशन उस काम में क्या होगा, आएगा, और जैसे स्पेशलाइजेशन आएगा वो एक्सपर्ट बन जाएगा तो उसका प्रोडक्टिविटी भी ज्यादा होगा और कॉस्ट क्या आएगा, कम आएगा। नेक्स्ट आते हैं, ज्यादातर ये जो आपका ऑर्गेनाइजेशन है साइंटिफिक मैनेजमेंट जो ज्यादातर यूज करता है वो छोटा मोटा ऑर्गेनाइजेशन यूज नहीं करता, कौन करता है, लार्ज ऑर्गेनाइजेशन करता है, क्योंकि ये करने में बहुत कॉस्ट लगता है, बहुत टाइम लगता है, बहुत रिसर्च लगता है, तो छोटा मोटा ऑर्गेनाइजेशन का बस का बात नहीं कितना कॉस्ट वगैरह वो लगा सके। क्लियर है। 8 पॉइंट क्या है इसका फीचर्स, कि ये वेस्ट को क्या कर देता, कम कर देता। हम ऑलरेडी बता चुके हैं कि यहाँ पे आपका एफिशिएंसी के ऊपर फोकस ज्यादा था, एफिशिएंसी के ऊपर फोकस ज्यादा होगा तो वेस्टेज क्या होगा, कम होगा। अब ये सब जो एडवांटेजेस है ना, ये आपका यहाँ पे ये एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस, ठीक है, ये सब हम लोग अभी पढ़ेंगे लेकिन थोड़ा देर बाद, ये पूरा पॉइंट हम लोग थोड़ा देर बाद पढ़ेंगे। पहले हम लोग प्रिंसिपल पढ़ लेते हैं, क्योंकि पहले प्रिंसिपल हम लोग समझ लेते, उसके बाद उसका फायदा क्या है और नुकसान क्या है वो ऑलरेडी हम लोग को समझ में इजिली आ जाएगा। क्लियर है। चलिए हम लोग पढ़ते हैं सबसे पहले प्रिंसिपल ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट। ठीक है, डब्ल्यू टेलर जो है ना वो 5 प्रिंसिपल दिया, कितना प्रिंसिपल दिया, 5 प्रिंसिपल, जो आप लोग को स्क्रीन में नजर आता होगा। हेनरी फ्यूल कितना प्रिंसिपल दिया था, 14 प्रिंसिपल दिया था, और एफ डब्ल्यू टेलर कितना प्रिंसिपल दिया, 5 प्रिंसिपल, जिसमें से सबसे पहला प्रिंसिपल क्या, साइंस नॉट रूल ऑफ थंब। साइंस नॉट रूल ऑफ थंब का मतलब यही है कि एफ डब्ल्यू टेलर यही बोला कि आप कोई भी काम करो वो रूल ऑफ थंब मत लगाओ, इंट्यूशन मत लगाओ, बल्कि हर एक काम करने का एक साइंटिफिकली अप्रोच रखो, एक साइंटिफिकली वे को तैयार करो, ताकि इससे क्या होगा, आपका काम इफेक्टिव भी होगा और कॉस्ट भी क्या होगा, एफिशिएंसी के साथ कॉस्ट क्या आएगा, कम आएगा। क्लियर है। देखो यहाँ पर यही लिखा हुआ, द प्रिंसिपल रिक्वायर्ड डेवलपमेंट एंड एप्लीकेशन, कोई भी आप डेवलपमेंट या एप्लीकेशन कुछ भी अपना बिजनेस में लगाओगे वो क्या होना चाहिए, हर एक काम करने का एक साइंटिफिक इंक्वायरी करो, बल्कि इंट्यूशन मत करो, इंट्यूशन मतलब पास्ट एक्सपीरियंस मत लगाओ, ठीक है, क्योंकि इससे क्या होगा, बहुत सारा मेथड्स मिस हो जाता है, बहुत सारा गलतियां होती है। ठीक है, हर काम करने से पहले सोचो, रूल ऑफ थंब नहीं लगाइए। ठीक है, पर्सनल जजमेंट से मैनेजर अपना काम नहीं करे बल्कि साइंटिफिक अप्रोच रखे। ठीक है, हर एक काम करने का साइंटिफिक अप्रोच रखे, इससे काम क्या होगा, आसान होगा। क्लियर है। चलिए आगे बढ़ते हम लोग। दूसरा क्या है बाबू, जैसे देखो यहाँ पर ही लिखा हुआ है कि काम करने से पहले आपको क्या करना है, डिटरमाइन स्टैंडर्ड ऑफ टाइम। स्टैंडर्ड ऑफ टाइम मतलब सबको पहले से आपको बता देना होगा कि कितना काम में कितना टाइम पे ये काम कर देना चाहिए, पहले से तय कर लेना कि ये काम जो है ये इतने दिन में हो जाना चाहिए या इतने टाइम में हो जाना चाहिए, पहले सब क्या करो, स्टैंडर्ड बनाओ। दूसरा, फेयर डेज वर्कर्स ऑफ द वर्कर, टू डिटरमाइन अ फेयर डेज वर्क फॉर द वर्कर्स, कितना दिन काम करेगा वो लोग, कितना टाइम काम करेगा, क्या उन लोग का सैलरी होगा, कौन सा काम बेस्ट होगा करने, कौन सा रास्ता सही होगा। ठीक है, काम करने के, काम करने का तो बहुत सारा रास्ता है, जैसे हम पढ़ा रहे तो पढ़ाने का बहुत सारा तरीका है। अब इतना दिन से हम क्या कर रहे होंगे, पता किए होंगे कि कौन सा रास्ता, कौन सा मेथड्स मेरे लिए सबसे बेस्ट है, फिर उसी को हम अप्लाई करके अपना लाइफ में अपनाए होंगे, वैसे ही हम अपना पढ़ाना शुरू किए होंगे, तो ये क्या साइंटिफिक अप्रोच है। आगे पढ़ते हैं। ठीक है, दूसरा क्या, हार्मनी नॉट डिस्कॉर्ड। दूसरा प्रिंसिपल्स क्या, हार्मनी नॉट डिस्कॉर्ड। हार्मनी का मतलब होता है पीस, हार्मनी का मतलब क्या होता है, पीस। अपना ऑर्गेनाइजेशन में क्या लगाओ, सुकून लाओ, शांति लाओ, लड़ाई झगड़ा ना हो, डिस्कॉर्ड या डिस्प्यूट ना हो, किसके बीच में, वर्कर्स और बिजनेस के मालिक के बीच में, मतलब एम्प्लॉयर्स और एम्प्लॉय के बीच में दो ग्रुप सेपरेट है। ठीक है, इन लोग दोनों के बीच में डिस्कॉर्ड ना हो, हार्मनी हो। पढ़ते हम लोग, देखिए जैसे जनरली हर ऑर्गेनाइजेशन में 2 ग्रुप्स होता है, कितना ग्रुप्स होता है, तो 2 ग्रुप ऑफ पर्सन है, मान लो आपका ऑर्गेनाइजेशन में 2 ग्रुप्स होता है, एक एम्प्लॉयर और एक एम्प्लॉई, इन लोग दोनों के बीच में डिस्प्यूट होता है, तो वो डिस्प्यूट ना हो बल्कि दोनों के बीच में क्या हो, हार्मनी हो। देखो पढ़ो, जनरली इन एवरी ऑर्गेनाइजेशन देयर आर 2 ग्रुप्स ऑफ पीपल, 2 ग्रुप ऑफ पीपल है, कितना पीपल है, 2 ग्रुप ऑफ पीपल है।
टू ग्रुप्स ऑफ पीपल है, एक है आपका वर्कर्स ग्रुप और एक आपका मैनेजमेंट ग्रुप है। दोनों ग्रुप्स एक दूसरे का क्या है, राइवल है। वर्कर सोचता है, हमेशा सोचता है कि वो लोग अंडर पेड है, ज्यादा काम कर रहे हैं, उन लोग को सैलरी कम मिल रहा है। और मालिक ये सोचता है कि वर्कर्स लोग सही से काम नहीं करता, क्योंकि उन लोग का तो कुछ नहीं जा रहा, जो डूबेगा पैसा वगैरह जाएगा वो एम्प्लॉयर का जाएगा। तो ये दोनों के बीच में मेंटल रिवोल्यूशन लाना है। ये कौन बोला, FW टेलर। मेंटल रिवोल्यूशन लो और दोनों का एटीट्यूड को एक दूसरे के तहत क्या करो, पॉजिटिव करो। वर्कर्स के भी इंस्टेड ऑफ डिस्कॉर्ड, वर्कर का क्या ऑब्जेक्टिव होना चाहिए कि ज्यादा से ज्यादा हम काम करेंगे तो ज्यादा क्या करना पड़ेगा, प्रोड्यूस कर करके ज्यादा देना पड़ेगा। और एम्प्लॉयर भी यही सोचे कि ज्यादा प्रोडक्शन होगा तो भाई हम भी एम्प्लॉई को ज्यादा से ज्यादा पे करेंगे। तो दोनों का क्या होगा, एक दूसरे के तहत हार्मनी लाओ, डिस्कॉर्ड को खत्म करो, तभी जाकर के आपका ऑर्गेनाइजेशन क्या करेगा, प्रॉस्पर कर सकता, मतलब आगे बढ़ सकता है। ठीक है, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। तीसरा क्या, कोऑपरेशन नॉट इंडिविजुअलिज्म। ये जो पॉइंट है ये इसी पॉइंट से आया है, हार्मनी नॉट डिस्कॉर्ड से, इसी का एक्सटेंशन है क्या, ये पॉइंट हार्मनी का ही पॉइंट है, कोऑपरेशन नॉट इंडिविजुअलिज्म। देखो क्या लिखा हो, दिस प्रिंसिपल इज एक्सटेंशन ऑफ द प्रिंसिपल ऑफ हार्मनी नॉट डिस्कॉर्ड। यहाँ पर क्या बोला, हर चीज एक इंडिविजुअलिज्म के ऊपर नहीं फोकस करना है। यहाँ पे हम लोग क्या फोकस करेंगे कि जो भी काम कर रहा है वो पूरा टीम मिल करके काम कर रहा है, पूरा टीम मिल करके काम कर रहा है। इन प्लेस ऑफ इंडिविजुअलिज्म, हम लोग को इंडिविजुअलिज्म का नहीं देखना बल्कि सबका पूरा ऑर्गेनाइजेशन का ओवरऑल देखना। देखो क्या लिखा हो, द मैनेजमेंट मस्ट टेक वर्कर्स इन कॉन्फिडेंस बिफोर सेटिंग अप स्टैंडर्ड टास्क। आप कोई टास्क बनाएगा एम्प्लॉयर, मतलब मैनेजमेंट कुछ भी टास्क बनाएगा तो वर्कर्स लोग को भी उसमें शामिल करो, उन लोग का राय मशवरा लो, उन लोग का ओपिनियन लो, क्योंकि काम तो ओवरऑल आखिर उन्हीं लोग को करना है। तो इससे एम्प्लॉयर लोग का भी क्या होगा, एक खुशी आएगा कि नहीं भैया ऑर्गेनाइजेशन मेरे बारे में सोच रहा, हमसे राय मशवरा ले रहा, तो मतलब अच्छा ऑर्गेनाइजेशन है। देखो टारगेट वगैरह स्टैंडर्ड्स वगैरह सेट करो तो कंसल्ट करो वर्कर्स लोग से। ठीक है, और कॉपरेशन मैनेजमेंट शुड वेलकम, इससे क्या होगा, गुड सजेशन भी आएगा आपका एम्प्लॉइज के तरफ से, और रिवॉर्ड भी दो। अगर वो लोग सजेशन अच्छा दे रहा तो उसके बिहाफ में उन लोग को रिवॉर्ड भी दो। इससे क्या होगा, दोनों एक दूसरे के बिहाफ में क्या करेगा, पॉजिटिविटी सोचेगा और इंडिविजुअलिज्म खत्म होकर के कॉपरेशन आएगा। ठीक है, वर्कर्स लोग भी स्ट्राइक वगैरह में नहीं जाए, ओपन कम्युनिकेशन होना चाहिए दोनों के बीच में। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं फोर्थ फीचर्स क्या है। फोर्थ फीचर है आपका मैक्सिमम आउटपुट इन प्लेस ऑफ रिस्ट्रिक्टेड आउटपुट, मतलब ज्यादा से ज्यादा सामान बनाओ इररेस्पेक्टिव ऑफ रिस्ट्रिक्टेड आउटपुट। कम आउटपुट नहीं बना करके ज्यादा आउटपुट बनाएंगे, इससे क्या होगा, प्रोडक्टिविटी बढ़ेगा, प्रोडक्टिविटी बढ़ेगा तो ओवरऑल इकोनॉमी के वे क्या होगा, अच्छा होगा। ओवरऑल इकोनॉमी, क्योंकि प्रोडक्शन ज्यादा होगा तो जीडीपी बढ़ेगा, तो ओवरऑल आपका पूरा ऑर्गेनाइजेशन के साथ साथ पूरा का पूरा इकोनॉमी को फायदा पहुंचेगा। देखिए यही लिखा हुआ, बोथ मैनेजमेंट एंड वर्कर्स ट्राई करना चाहिए ज्यादा से ज्यादा सामान बनाने का। ठीक है, क्योंकि ये दोनों के लिए फायदा है। अगर ज्यादा आउटपुट निकाल करके देगा वर्कर्स, उन लोग को ज्यादा वेजेस मिलेगा। ठीक है, और ज्यादा ऑर्गेनाइजेशन में अगर प्रोडक्शन होगा तो मैनेजमेंट के लिए प्रॉफिट भी ज्यादा आएगा। तो दोनों का एक दूसरे के बिहाफ में क्या है, फायदा है। ये लास्ट क्या है प्रिंसिपल, द डेवलपमेंट ऑफ ईच मैन टू हिज ग्रेट एफिशिएंसी एंड प्रॉस्पेरिटी, मतलब हर एक इंसान को ज्यादा से ज्यादा प्रोडक्शन करने का मजबूर कर दो। ठीक है, वर्कर्स अपना एफिशिएंसी कब डिपेंड करता है, प्रॉपर ट्रेनिंग में। मतलब एक वर्कर तभी प्रोडक्शन ज्यादा करेगा जब तुम उसको प्रॉपर ट्रेनिंग दो, सिलेक्शन करो। ठीक है, सही इंसान को सिलेक्ट करो, अच्छा से ट्रेनिंग दो, तो वो अपना प्रोडक्शन क्या करेगा, ज्यादा से ज्यादा करेगा। टाइम टू टाइम ट्रेनिंग दो, इससे क्या होगा, प्रोडक्टिविटी बढ़ेगा। ठीक है, तो ये आपका 5 प्रिंसिपल्स था जो हम लोग पढ़ चुके हैं। ठीक है, प्रिंसिपल में सबसे पहले क्या था, साइंस नॉट रूल ऑफ थंब। दूसरा था हार्मनी नॉट डिस्कॉर्ड। तीसरा था कोऑपरेशन नॉट इंडिविजुअलिज्म। फोर्थ था मैक्सिमम आउटपुट इन प्लेस ऑफ रिस्ट्रिक्टेड आउटपुट। और फिफ्थ पॉइंट आपका क्या है, द डेवलपमेंट ऑफ ईच मैन टू हिज ग्रेट एफिशिएंसी। एक इंसान को ज्यादा से ज्यादा एफिशिएंसी तक पहुंचाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, प्रॉपर ट्रेनिंग करना पड़ेगा, प्रॉपर सिलेक्ट करना पड़ेगा। नेक्स्ट आगे बढ़ते हम लोग, 5 प्रिंसिपल तो हम लोग को बता चुका, कौन, FW टेलर। अब हम लोग आते हैं, ये 5 प्रिंसिपल तो हम लोग को दे दिया FW टेलर, लेकिन इस प्रिंसिपल को कैसे अप्रोच करें, कैसे करें हम लोग, ये हम लोग को टेक्निक्स बताता है, टेक्निक्स ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट। ठीक है, टेक्निक्स ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट, देखो क्या बोला, प्रिंसिपल जो है वो आपको फिलॉसफी बता दिया कि कैसे थ्योरी को हम लोग अप्लाई करें। अब वो थ्योरी को कैसे इंप्लीमेंट करेंगे, थ्योरी कौन बताया, प्रिंसिपल बता दिया, लेकिन उस थ्योरी का प्रोसीजर कौन बता रहा है आपका, यहाँ पे टेक्निक्स बता रहा है। ठीक है, प्रैक्टिकल कैसे फॉलो करे वो थ्योरी को पढ़ते हम लोग। अब इसके लिए टेलर जो है वो कितना पार्ट टेक्निक्स बताया, 5 टेक्निक्स बताया, 1 2 3 4 और एक 5।
सबसे पहले टेक्निक्स क्या है, वर्क स्टडी। वर्क स्टडी में क्या बोला है ना, बात को समझोगे। वर्क स्टडी में बोला कि वर्क स्टडी सिस्टमेटिक ऑब्जेक्टिव एंड क्रिटिकल एग्जामिनेशन ऑफ ऑल फैक्टर्स इन्फ्लुएंसिंग द एफिशिएंसी ऑफ ऑपरेशन टू ग्रेट इंप्रूवमेंट देयर इन। मतलब हर एक काम करने का एक सिस्टमेटिक वे को ढूंढो, मतलब एक साइंटिफिक वे को ढूंढो, ताकि आपका ऑपरेशन जो है, आपका काम जो है वो एफिशिएंसी से हो सके और ज्यादा से ज्यादा इंप्रूवमेंट के साथ काम हो सके। ठीक है, अब वर्क स्टडी के अंदर, वर्क स्टडी देखो टेक्निक्स का एक पार्ट है, टेक्निक्स का एक पार्ट है वर्क स्टडी। अब वर्क स्टडी को भी कितना पार्ट्स में डिवाइड किया, 4 पार्ट्स में डिवाइड किया है। पहला है मेथड्स स्टडी, दूसरा है मोशन स्टडी, तीसरा है टाइम स्टडी और डी है फैटिग स्टडी। तो आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे ऐसे ही डायग्राम बनाना होगा और वर्क स्टडी को क्या करना पड़ेगा, 4 पार्ट्स में आपको डिवाइड करना पड़ेगा। ठीक है, ऐसे करके क्या क्या, मेथड स्टडी, मोशन स्टडी, ताकि एक जगह चार्ट रहेगा ना तो आपको याद करने में क्या होगा, आसान होगा। ठीक है, सबसे पहले आते हैं मेथड स्टडी में। मेथड स्टडी में क्या बोला है कि काम करने का बहुत सारा मेथड्स होगा, बहुत सारा रास्ता होगा, लेकिन हम लोग क्या करेंगे, मेन ऑब्जेक्टिव इसमें क्या, मेथड स्टडी में, कि सबसे बेस्ट वे को हम लोग ढूंढेंगे कि एक काम करने का सबसे प्रॉपर वे क्या है, उसी को अपनाओ। जैसे पढ़ाने का बहुत सारा रास्ता है, उसमें से सबसे बेस्ट वे क्या है, उसी को अडॉप्ट करेंगे, ताकि आपका काम जो है वो परफेक्शन के साथ जल्दी हो पाए और कम कॉस्ट में भी हो जाए। देखो यहाँ पे यही बोला, कॉस्ट कम होगा, क्वालिटी अच्छा आएगा, आपका कस्टमर सेटिस्फाई होगा। ठीक है, अननेसेसरी एक्टिविटीज आपका क्या होगा, नहीं होगा, अगर आप सही रास्ता ढूंढ लीजिएगा तो। यही सब चीज जो जो अंडरलाइन किया वो इसी को पढ़ करके आपको एग्जाम में लिखना है। ठीक है, द मेथड शुड नॉट डिसाइड रूल ऑफ थंब। आपको मेथड रूल ऑफ थंब से नहीं डिसाइड करना, बल्कि आपको क्या करना, हर मेथड को अप्लाई करो, देखो, ट्राई करो और उसमें से बेस्ट को क्या करो, अडॉप्ट कर लो। क्लियर है। नेक्स्ट आते हैं, दूसरा हम लोग का क्या है, मोशन स्टडी। मोशन स्टडी में क्या बोला है, मोशन स्टडी में क्या बोला है, देखो एक ऑर्गेनाइजेशन में एक एम्प्लॉय अगर काम कर रहा है तो जाहिर सा बात है वो घूर घूर करके काम करेगा। जैसे एग्जांपल, हम अगर पढ़ा रहे थे, ये पेन अगर मेरे यहाँ पे रखा हुआ तो हमको बार बार बोर्ड में आने के लिए, ये पेन अगर दूसरा जगह रखा हुआ तो हमको जाना पड़ेगा वहां, फिर से वहां से पेन लाना पड़ेगा, लिखना पड़ेगा, फिर डस्टर वहां से लाना पड़ेगा, मिटाना पड़ेगा। तो इससे क्या हो रहा है, मेरा टाइम बहुत ज्यादा वेस्ट हो रहा है। तो हम क्या किया, यहीं पे एक क्या कर दिया, स्टैंड बना दिए जहां पे डस्टर और पेन यहीं पे हम रख सकते हैं। अब हमको इतना दूर जाने का जरूरत नहीं है, मतलब जो मेरा इरेगुलरिटीज था या अननेसेसरी जो मेरा मूवमेंट था, वो मूवमेंट मेरा क्या हो गया, खत्म हो गया। ये कौन बताया, टेलर बताया। कौन सा स्टडी में, मोशन स्टडी में। देखो यहाँ पर यही लिखा हुआ है, टेलर एडवोकेट अ डिटेल साइंटिफिक स्टडी ऑफ इच जॉब टू डिटरमाइन द बेस्ट वे ऑफ डूइंग। जैसे मोशन स्टडी मतलब क्या होता है, क्लोज ऑब्जर्व करो मूवमेंट ऑफ वर्कर्स का मूवमेंट या बॉडी या मशीन का काम करने टाइम में। इससे क्या होगा, आपको पता चलेगा कि कौन सा आपका प्रोडक्टिव मूवमेंट है, कौन सा आपका अनप्रोडक्टिव मूवमेंट है। जो अनप्रोडक्टिव मूवमेंट है, अननेसेसरी मूवमेंट है, उसको क्या करो, खत्म करो। ठीक है, उसको क्या करो, खत्म करो। इससे क्या होगा, आपका कॉस्ट क्या आएगा, कम आएगा, टाइम भी कम यूज होगा। क्लियर है। चलिए आगे बढ़ते हम लोग। यही मोशन स्टडी में लिखा हुआ, आप लोग एक बार रीड कर लेना। ठीक है, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। सी क्या है, टाइम स्टडी। टाइम स्टडी में क्या बोला गया कि हर एक काम करने का एक स्पेसिफिक टाइम होना चाहिए। आपको ऑब्जर्व करना पड़ेगा कि ये प्रोडक्शन इतना टाइम में हो जाना चाहिए। तो हर एक वर्कर्स को क्या करो, आप एक रीजनेबल स्किल के साथ उसको एक क्या करो, स्टैंडर्ड टाइम दे दो कि इतना टाइम के अंदर आपको ये काम को क्या करना है, कंप्लीट करना है। तो यही आपका क्या बोला है, टाइम स्टडी में। देखो टाइम स्टडी एक वो टेक्निक है जहां पे ऑब्जर्व करना, आपको टाइम रिकॉर्ड करना है कि कितना रीजनेबल काम आपको टाइम लगेगा एक टास्क को करने में। ठीक है, जैसे स्टैंडर्ड टाइम आपको क्या करना है, सेट करना है। ठीक है, हर एक वर्कर्स के लिए। अगर कोई वर्कर्स टारगेट में काम को अंजाम दे रहा तो वो वर्कर्स क्या है, एफिशिएंट वर्कर्स है। और जो इनएफिशिएंट वर्कर्स है वो भी आपको पता चल जाएगा कि आपका कौन सा एफिशिएंट वर्कर्स है, कौन सा इनएफिशिएंट वर्कर्स है। एफिशिएंट वर्कर्स है तो उसको भाई सैलरी ज्यादा देंगे, इनएफिशिएंट वर्कर है तो उसको सैलरी कम देंगे। क्लियर है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। इससे क्या होगा, आपका टाइम स्टडी से आपका स्टैंडर्ड टाइम से आपको पता चल जाएगा कि कितना टाइम में आपका काम हो जाएगा। टारगेट्स उसी हिसाब से हम क्या करेंगे, वर्कर्स लोग को अलॉट कर देंगे। ठीक है, कितना वर्कर्स हमको लगेगा उस टाइम पे कंप्लीट करने के लिए, ये भी हमको पता चल जाएगा। ठीक है, ये भी पता चलेगा, कैटेगराइज हो जाएगा कि कौन सा एफिशिएंट वर्कर्स है, कौन सा इनएफिशिएंट वर्कर्स है। उसी हिसाब से हम लोग का वेजेस वगैरह फिक्स करेंगे। तो भाई टाइम स्टडी से ये सब आपका बेनिफिट्स है। सॉरी। आते हैं टाइम स्टडी और मोशन स्टडी में क्या फर्क है, डिफरेंट है। तो टाइम स्टडी से क्या होता है, आपको एक स्टैंडर्ड टाइम को मेंटेन करने में आसानी होता है। और मोशन स्टडी में क्या होता है, आपका अननेसेसरी मूवमेंट को क्या किया जाता है, एलिमिनेट किया जाता है, खत्म किया जाता है। ठीक है,
यहाँ पे यही सब लिखा हुआ है, एक बार पढ़ लीजिएगा। नेक्स्ट आते हैं, लास्ट क्या है आपका, फटीग स्टडी। फटीग स्टडी में क्या बोला गया कि हर एक इंसान जो आपका ऑर्गेनाइजेशन में काम करे, एम्प्लॉइज, तो एम्प्लॉइज जो है वो काम करते करते क्या हो जाएगा, थक जाएगा। तो वो अगर रेगुलर काम करेगा बिना रुके, अगर वो 10-15 घंटा काम करेगा तो उसका बॉडी रेस्ट नहीं ले पाएगा और इसके वजह से वो अपना बेस्ट एफर्ट्स नहीं दे पाएगा। इसी के लिए आपको काम के दौरान उन लोग को क्या देना पड़ेगा, रेस्ट देना पड़ेगा, कुछ इंटरवल रखना पड़ेगा। और वो इंटरवल कितना दिन, कितना टाइम देंगे, कितना बार देंगे, कितना टाइम के लिए देंगे, कितना बार देंगे, ठीक है, और कब कब देंगे, कि समझ में आया। ये आपका फटीग स्टडी से पता चलेगा, क्योंकि अगर आप रेस्ट दोगे तो लेबर अपना एफिशिएंसी के साथ काम कर सकता है। देखो फटीग स्टडी में यही लिखा हुआ कि ये ह्यूमन टेंडेंसी, हर एक इंसान फिजिकली या मेंटली क्या होता है, टायर्ड हो जाएगा, थक जाएगा। तो अगर काम वो करेगा बिना रुके तो वो थकेगा, ऑब्वियस सा बात है। तो आपको उसका रिगेन करने के लिए स्टैमिना को, ताकि वो अपना फुल कैपेसिटी के साथ काम कर सके, उसका हेल्थ में बुरा असर ना आए और वो एफिशिएंट रहे, तो आपको फटीग स्टडी देना पड़ेगा। अब फटीग स्टडी में क्या बोला है कि आपको एक लेबर को क्या करना पड़ेगा, कितना फ्रीक्वेंसी ऑफ रेस्ट इंटरवल, मतलब रेस्ट कितना बार देना पड़ेगा, एक दिन में 2 बार 3 बार। दूसरा कितने देर के लिए देना पड़ेगा, आधा घंटा, 15 मिनट, 20 मिनट। और तीसरा द नंबर ऑफ रेस्ट इंटरवल, रेस्ट इंटरवल कितना बार देना पड़ेगा, कितना कितना टाइम के बाद देना पड़ेगा और कितने देर के लिए देना पड़ेगा, ये आपको फटीग स्टडी बताएगा। बोलो क्लियर है। चलिए, टू कंडक्ट फटीग स्टडी, टेलर ऑब्जर्व करता है कि हर वर्कर्स अपना काम को अच्छा से कर पाएगा, बिना थके कर पाएगा, एफिशिएंसी के साथ कर पाएगा, और इससे प्रोडक्शन क्या होगा, बढ़ जाएगा। तो पहला हम लोग क्या किए, कंप्लीट कर चुके हैं टेक्निक्स ऑफ आपका टेक्निक्स ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट में हम लोग वर्क स्टडी कंप्लीट कर चुके। वर्क स्टडी में 4 था, टाइम स्टडी, मोशन स्टडी, फटीग स्टडी, और एक क्या था, वर्क स्टडी। क्लियर है। चलिए, अब हम लोग दूसरा टेक्निक्स में आते हैं। दूसरा टेक्निक्स क्या है, फंक्शनल फोरमैनशिप। फंक्शनल फोरमैनशिप का मतलब क्या होता है, देखो बोला क्या है ना, हर एक ऑर्गेनाइजेशन में 2 तरह का लेबर होना, 2 तरह का मैनेजमेंट होना चाहिए। देखो वर्कर्स लोग क्या होता है, देखो हम यहाँ से समझाते हैं आपको कि वर्कर्स है, बहुत सारा आपका ऑर्गेनाइजेशन में क्या है, वर्कर्स है जो काम कर रहा है। तो वर्कर्स के ऊपर ना 2 ग्रुप ऑफ पर्सन होना चाहिए। 2 ग्रुप ऑफ पर्सन मतलब एक होना चाहिए प्लानिंग करने के लिए, और एक होना चाहिए उस प्लान को क्या करने के लिए, एग्जीक्यूट करने के लिए। ठीक है, देखो यहाँ पे यही बोला है फंक्शनल फोरमैनशिप। फोरमैनशिप मतलब क्या होता है, जो वर्कर्स लोग के ऊपर जो मैनेजर होता है उसको फोरमैन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, फोरमैन बोलते हैं। ठीक है, देखो क्या बोला, इन ऑर्डर टू स्पेशलाइजेशन, सुपरवाइजरी मतलब सुपरवाइजरी लेवल में आपको स्पेशलाइजेशन करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, 2 भाग में अपना फोरमैनशिप को डिवाइड करना पड़ेगा। एक पार्ट क्या होना चाहिए आपका, प्लानिंग करने वाला, और एक क्या होना चाहिए, एग्जीक्यूटिव बॉडी होना चाहिए। ठीक है, और हर एक इंसान अपना अपना डिपार्टमेंट में क्या होना चाहिए, स्पेशलाइज होना चाहिए। देखो क्या बोला, सिंगल सुपरवाइजर, एक अकेला इंसान वो आपका प्लान भी नहीं कर सकता और एग्जीक्यूट नहीं कर सकता, क्योंकि वो एक ही चीज में एक्सपर्ट हो सकता है। तो टेलर यही बोला कि सुपरवाइज करने के लिए हम लोग को 8 डिवीजन में क्या करना पड़ेगा, डिवाइड कर देना होगा। 8 डिवीजन में क्या करना होगा, डिवाइड कर देना होगा। और ये 8 डिवीजन कितना पार्ट्स में डिवाइड है, 4-4 करके 2 ग्रुप्स में डिवाइड होगा। पहला 4 फोरमैन क्या होना चाहिए आपका, प्लानिंग का होना चाहिए, और दूसरा 4 आपका एग्जीक्यूटिव बॉडी का होना चाहिए फोरमैन। ठीक है, जो लेबर लोग को क्या करेगा, मैनेज करेगा। फिर से हम बोले लेबर लोग को मैनेज करने के लिए फोरमैन चाहिए। अब फोरमैन जो है वो अकेला एक इंसान नहीं होना चाहिए, क्योंकि अकेला इंसान या तो प्लान कर सकता है या तो एग्जीक्यूट कर सकता है। तो हम लोगों को क्या करना पड़ेगा, प्लानिंग डिपार्टमेंट में 4 फोरमैन बैठाओ और एग्जीक्यूटिव डिपार्टमेंट में 4 फोरमैन बैठाओ। तो टोटल हो गया 8। ये 8 लोग मिल कर करके वर्कर्स लोग को क्या करेगा, मैनेज करेगा, कंट्रोल करेगा, उन लोग को प्लान भी करेगा और उन लोग से काम भी करवाएगा, क्योंकि एक अकेला ग्रुप अकेला प्लान भी नहीं कर सकता, एग्जीक्यूट भी नहीं कर सकता। क्लियर है। पढ़ते हम लोग, टेलर सजेस्टेड, काम को डिवाइड कर दो, डिवीजन ऑफ वर्क करो। कितना डिपार्टमेंट में, 2 डिपार्टमेंट में, एक प्लानिंग और एक एग्जीक्यूटिव जो प्रोडक्शन इंचार्ज होगा। ठीक है, प्लानिंग इंचार्ज के अंदर 4 डिवाइड है। सबसे पहला क्या, प्लानिंग, इसमें रूट क्लर्क। रूट क्लर्क का काम क्या होगा, रूट क्लर्क प्लानिंग का पार्ट है। किसका पार्ट है, प्लानिंग का पार्ट है। रूट क्लर्क प्लानिंग का पार्ट है। रूट क्लर्क क्या करेगा, स्पेसिफाई करेगा
कि प्रोडक्शन करने का कौन सा रास्ता को हम लोग को अपनाना है, कौन सा काम के बाद कौन सा काम होगा, कौन से बात के बाद कौन सा काम होगा, मतलब सीक्वेंस बताएगा कि काम कैसे करना है हम लोग को। ये कौन बताएगा? रूट। मतलब अगर कोई लेबर को पता करना है कि हमको काम कौन सा पहले करना, कौन सा बाद में करना, वो किसके पास जाएगा? रूट क्लर्क से जाकर के पूछेगा। दूसरा, टाइम एंड कॉस्ट क्लर्क। टाइम एंड कॉस्ट क्लर्क का क्या काम है? ये लोग बताएगा कि कौन सा काम करने का कितना टाइम होना चाहिए और कितना कॉस्ट में होना चाहिए ये काम। ये लोग प्लानिंग का पार्ट है। कौन सा? प्लानिंग इंचार्ज का पार्ट है। ठीक है, क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। तीसरा क्या है? इंस्ट्रक्शन कार्ड क्लर्क। इंस्ट्रक्शन कार्ड क्लर्क का काम क्या है कि एम्प्लॉइज लोग को, लेबर्स लोग को इंस्ट्रक्ट करना कि काम को कैसे परफॉर्म करना है, कैसे नहीं परफॉर्म करना है, कौन सा काम के लिए कितना स्पीड चाहिए, कौन सा टूल चाहिए, कौन सा फिक्सर चाहिए, सब कौन बताएगा? इंस्ट्रक्शन कार्ड क्लर्क बताएगा। और लास्ट क्या? डिसिप्लिनेरियन। डिसिप्लिनेरियन का काम क्या है कि ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जितना भी डिसिप्लिनरी काम है वो देखने का, संभालने का, रूल्स एंड रेगुलेशन को फॉलो करवाने का काम किसका है? डिसिप्लिनेरियन का है। ये चारों किसके अंदर आता है? प्लानिंग इंचार्ज के अंदर आता है। नेक्स्ट आते हैं प्रोडक्शन इंचार्ज। प्रोडक्शन इंचार्ज में भी 4 पार्ट्स है, बता चुके। सबसे पहला क्या? गैंग बॉस। गैंग बॉस क्या करेगा? एक काम को अंजाम देने के लिए क्या क्या मशीन्स का जरूरत है, क्या क्या टूल्स का जरूरत है, क्या क्या रिसोर्सेस का जरूरत है, वो सब ऑर्गेनाइजेशन में ला करके कौन मुहैया करेगा? गैंग बॉस करेगा, ताकि काम बिना डिले के साथ काम होते रहे। दूसरा क्या? स्पीड बॉस। स्पीड बॉस का काम क्या है? ये देखना कि काम टाइम पे हो रहा है या नहीं हो रहा है, ये स्पीड बॉस का देखने का काम है। ठीक है। तीसरा क्या है? रिपेयर बॉस। रिपेयर बॉस का काम क्या है कि ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जितना भी मशीन्स वगैरह है वो सब क्लीन रहे, रस्ट वगैरह ना हो, मशीन वगैरह खराब हो रहा है, डैमेज हो रहा है या कुछ भी हो रहा है, ये सबको देखभाल करने का काम किसका है? रिपेयर बॉस का काम है। और लास्ट का इंस्पेक्टर। इंस्पेक्टर का काम क्या है कि आपका क्वालिटी को देखना कि आपका ऑर्गेनाइजेशन में जो भी प्रोडक्शन हो रहा है उसका क्वालिटी अच्छा है या नहीं है। तो ये देखो आपका यहाँ पे आपका प्रोडक्ट फैक्ट्री का मैनेजर मतलब फोरमैन कितना होना चाहिए? 2 होना चाहिए, एक प्लानिंग इंचार्ज और एक प्रोडक्शन। अब प्लानिंग के अंदर 4 होना चाहिए, प्रोडक्शन के अंदर 4 होना चाहिए। उसके नीचे क्या रहेगा? वर्कर्स। मतलब इन लोग का काम क्या है? वर्कर्स लोग को संभालने का काम है। क्लियर है? नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं हम लोग। तीसरा हम लोग टेक्निक्स पढ़ेंगे क्या? स्टैंडर्डाइजेशन एंड सिंप्लीफिकेशन ऑफ वर्क। स्टैंडर्डाइजेशन का मतलब क्या होता है ना, देखो, और सिंप्लीफिकेशन ऑफ वर्क का मतलब यही है कि जो काम, जैसे सिंप्लीफिकेशन के बारे में हम पहले आते हैं। सिंप्लीफिकेशन का मतलब क्या है ना कि इतना ज्यादा अपना ऑर्गेनाइजेशन को मतलब हेक्टिक मत बनाओ, सिंप्लीफिकेशन के साथ काम करो। मतलब कोई चीज अगर हम कोई प्रोडक्ट बना रहे हैं, वो प्रोडक्ट का मार्केट में डिमांड नहीं, क्योंकि एक ऑर्गेनाइजेशन तो बहुत सारा प्रोडक्ट बनाता है। अगर मान लो एग्जाम्पल हम तुमको यहाँ पर ही दे कि हम बहुत सारा कैटेगरी का सामान बना रहे, ए बी सी और डी, और यहाँ पर क्या हो रहा है ना, डी का उतना डिमांड मार्केट में नहीं है, तो हम सिंप्लीफिकेशन रखेंगे, डी का प्रोडक्शन को क्या कर देंगे? बंद कर देंगे, और किसके ऊपर फोकस करेंगे? ए बी और सी के ऊपर ज्यादा फोकस करेंगे। ये सिंप्लीफिकेशन बोलता है। क्लियर है? और स्टैंडर्डाइजेशन का मतलब क्या होता है ना कि आप ऐसा प्रोडक्ट बनाओ जो इंटरचेंजेबल हो, अपना साइज शेप वगैरह ऐसा बनाओ कि भीड़ में भी आपका प्रोडक्ट क्या हो जाए? नजर आए, लोगों को पहचान में आए कि हाँ, जैसे एग्जांपल मैगी का प्रोडक्ट अगर देखोगे या कोई भी आप सामान एग्जांपल लो, जैसे आईफोन का बिजनेस, आईफोन ही ले लो मोबाइल में, तो वो क्या है? भीड़ में बहुत सारा आईफोन रखा हुआ रहेगा, आप देख करके पहचान दोगे कौन सा आईफोन है कौन सा आईफोन नहीं है। तो वो अपना प्रोडक्ट को क्या क्या स्टैंडर्डाइजेशन फॉर्म में लाया। ठीक है, इंटरचेंजेबल। जैसे एग्जांपल अगर हम आपको दें कि मान लीजिए ये पेन के अंदर एक बैटरी है, अब वो बैटरी मेरा किसी इधर से निकाल करके हम किसी और पेन में भी लगा सकते हैं। अगर एक प्रोडक्ट का मान लीजिए एक एग्जांपल ले कि इस पेन में ड्यूरासेल का बैटरी लग रहा है, अब ड्यूरासेल का बैटरी मार्केट में नहीं है, तो हम निप्पो का बैटरी भी लगा सकते हैं या एवररेडी का बैटरी भी इसमें लगा सकते हैं। मतलब अपना प्रोडक्ट को ऐसा बनाओ कि आपका अगर प्रोडक्ट मार्केट में कोई और प्रोडक्ट नहीं भी मिले तो आपका प्रोडक्ट से लोग क्या कर सके? काम चला सके। इसको बोलते हैं स्टैंडर्डाइजेशन। क्लियर है? पढ़ते हम लोग, देखते हैं। स्टैंडर्डाइजेशन इज द प्रोसेस ऑफ सेटिंग स्टैंडर्ड फॉर डिफरेंट फैक्टर्स। जैसे आपका प्रोडक्ट का मटेरियल, इक्विपमेंट्स वगैरह ऐसा रखो कि आपका साइज, डिजाइन, वेट वगैरह, क्वालिटी वगैरह वो लोगों को नजर आए और आप कस्टमर का रिक्वायरमेंट के हिसाब से सामान बना सको। स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ प्रोडक्शन कैन बी अचीव, कैसे होगा? क्वालिटी वगैरह अच्छा रखिए। ठीक है, स्पॉइलेज वगैरह आपका कम होगा, रिसोर्सेज वगैरह कम होगा इसके वजह से, स्टैंडर्डाइजेशन से। ठीक है, देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है, क्या लिखा है स्टैंडर्डाइजेशन में? प्रोड्यूस्ड अ प्रोडक्ट अकॉर्डिंग टू प्री डिटरमाइंड टाइप। पहले से आप टाइप
डिजाइन, वेट, क्वालिटी पहले से तय कर लो और उसी हिसाब से अपना प्रोडक्ट को बनाओ क्वालिटी वगैरह देख करके। आपको आइडेंटिकल पार्ट्स बनाना पड़ेगा ताकि वो इंटरचेंजेबल हो, ठीक है। इंश्योर क्वालिटी स्टैंडर्ड, आपका क्वालिटी का स्टैंडर्ड अच्छा हो, ठीक है। ये सब आपका स्टैंडर्डाइजेशन में आता है। और सिंप्लीफिकेशन का मतलब क्या, अननेसेसरी सामान जो आपका बन रहा है क्वालिटी या साइज को, उसको क्या करो, दूर करो। जैसे एग्जांपल, एक जूता का शेप होना मतलब साइज होना चाहिए 0 1 2 3 4 5 और आप प्रोडक्शन कर रहे हो 0.5 1.1 1.2, ये अननेसेसरी है, इसको करके कोई फायदा नहीं, इसका प्रोडक्शन को क्या करो, बंद कर दो। क्लियर है। ये डिफरेंशियल पीस रेट क्या बोला है, डिफरेंशियल पीस रेट ना आप लोग कॉस्ट में पढ़ोगे। डिफरेंशियल पीस रेट में आपका FW टेलर फोर्थ पॉइंट यही बोला है कि टेक्निक्स ऑफ मैनेजमेंट में, प्रिंसिपल टेक्निक्स ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट में चौथा पॉइंट क्या, डिफरेंशियल पीस रेट। डिफरेंशियल पीस रेट कॉस्ट में भी आप लोग पढ़ोगे कि हर एक लेबर को सैलरी या वेजेस देंगे वो उसका कैपेसिटी के अकॉर्डिंग देंगे। अगर कोई लेबर ज्यादा एफिशिएंट है तो उसको सैलरी भी ज्यादा देंगे, कोई लेबर इनएफिशिएंट है तो उसको सैलरी भी हम लोग क्या देंगे, कम देंगे। जैसे एक एग्जांपल देखते हैं डिफरेंशियल पीस रेट में, हम आप लोग के लिए यहाँ पे बनाए एग्जांपल। जैसे लो, एक ऑर्गेनाइजेशन है जो कितना यूनिट बनाया, स्टैंडर्ड यूनिट 100 यूनिट, कि एक दिन में एक लेबर को कितना बनाना चाहिए, टारगेट फिक्स कर दिया कि 100 यूनिट बनाना चाहिए। अगर वो 100 यूनिट या 100 यूनिट से कम बनाएगा तो उसको कितना मिलेगा, पर यूनिट के हिसाब से 10 रुपया मिलेगा। कितना मिलेगा, 10 रुपीज पर यूनिट मिलेगा। कितना मिलेगा, 10 रुपीज पर यूनिट। लेकिन अगर आप 100 यूनिट से ज्यादा बनाओगे तो आपको 12 रुपया पर यूनिट मिलेगा। अब ऑर्गेनाइजेशन में दो तरह का एम्प्लॉई है, एक मिस्टर ए और एक मिस्टर बी है। मिस्टर ए 80 यूनिट्स बना रहे जो कि 100 से कम है, तो उसको कितना मिलेगा, 10 रुपीज करके मिलेगा, 800 रुपया वो अर्न किया। और मिस्टर बी क्या किया, वो थोड़ा एफिशिएंट था, वो 120 यूनिट बना दिया और 120 यूनिट 12 रुपया करके उसको कितना मिला, 1440 रुपीज। तो यहाँ पर मिस्टर बी को क्या हुआ, एक मोटिवेशन मिला कि भैया हम ज्यादा प्रोडक्शन किया तो हमको सैलरी भी क्या मिला, ज्यादा मिला। और इससे मिस्टर ए को भी एक ये मिलेगा, सबक मिलेगा कि भैया हम भी अगर ज्यादा प्रोडक्शन करेंगे तो मेरे को भी सैलरी क्या होगा, मुझे भी ज्यादा मिलेगा। तो इससे क्या होगा, ओवरऑल ऑर्गेनाइजेशन का प्रोडक्टिविटी बढ़ जाएगा और ओवरऑल ऑर्गेनाइजेशन का फायदा ही फायदा होगा। क्लियर, यही आपका डिफरेंशियल पीस रेट सिस्टम में बोला गया। एक बार रीड मान लीजिए, देखो क्या बोला, अकॉर्डिंग टू दिस सिस्टम वेजेस पे किया जाएगा वर्कर्स को ऑन द बेसिस ऑफ कितना वो लोग काम किया है, ठीक है, कितना टाइम स्पेंड किया है। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। इन दिस सिस्टम, दो पीस रेट सिस्टम है, हायर इंसान को हायर रेट दो ज्यादा जो ज्यादा प्रोडक्शन कर रहा है, और लोअर रेट दो जो कम प्रोडक्शन कर रहा है। क्लियर है। डिफरेंशियल पीस रेट से इससे क्या होगा, इनएफिशिएंट एम्प्लॉइज लोग भी एफिशिएंट बन जाएगा और ओवरऑल प्रोडक्शन क्या होगा, बढ़ेगा। क्लियर है। चलिए लास्ट पॉइंट क्या आपका, मेंटल रिवोल्यूशन। हालांकि 4 ही टेक्निक्स है लेकिन 5 आपका एक्स्ट्रा डाला। मेंटल रिवोल्यूशन में क्या बोला कि वर्कर्स और एम्प्लॉइज के बीच में एक पॉजिटिव रिलेशन डालो, क्योंकि वर्कर्स को हमेशा लगता है कि एम्प्लॉयर उसका क्या कर रहा है, एक्सप्लॉइट कर रहा है, और एम्प्लॉयर को हमेशा ये लगता है कि एम्प्लॉय लोग काम को सही से नहीं कर रहे क्योंकि उन लोग का तो कोई नुकसान नहीं है, नुकसान तो मेरा होगा। तो इन दोनों के बीच में एक पॉजिटिव थिंकिंग लाइए, एक पॉजिटिव अप्रोच लाइए और एक दूसरा को कॉपरेट करो ताकि ऑर्गेनाइजेशन का ओवरऑल क्या हो, फायदा हो। क्लियर है। अब देखो ये टेलर जो है, टेलर का एप्लीकेबिलिटी यूनिवर्सल नेचर का नहीं है। बोलो क्यों, क्योंकि इसमें कॉस्ट ज्यादा लगता है, इसमें टाइम ज्यादा लगता है। अब छोटा मोटा ऑर्गेनाइजेशन इतना कॉस्ट को बियर नहीं कर सकता, ठीक है। हर एक ऑर्गेनाइजेशन का बस का बात नहीं है कि स्टैंडर्ड टाइम को वो मेंटेन करे, ठीक है। टाइम एंड मोशन स्टडी हर एक ऑर्गेनाइजेशन नहीं देख सकता। डिफरेंट पीस रेट सिस्टम, जैसे भी हम लोग पढ़ा डिफरेंट रेट, तो डिफरेंट रेट आप अगर दोगे वर्कर्स लोग में तो इसमें क्या होगा, वर्कर्स लोग के बीच में क्या होगा, लड़ाई झगड़ा होगा, ट्रेड यूनियन वाले लोग इसका अपोजिशन में आ जाएगा। जो लेबर मान लो इनएफिशिएंट है उसको सैलरी एकदम कम मिलेगा, जो एफिशिएंट है उसको बहुत ज्यादा मिलेगा। तो इससे ऑर्गेनाइजेशन के अंदर एक क्या होगा, ना इत्तेफाकी पैदा होगा, ठीक है। इस वजह से ये सब जगह एप्लीकेबल नहीं है। अब सिमिलैरिटीज पढ़ते हैं, टेलर और फ्यूल के बीच में क्या सिमिलैरिटीज है। तो दोनों ही इंसान क्या किया था, एफिशिएंसी के ऊपर ज्यादा फोकस किया, कि फोकस किसमें है कि एफिशिएंसी ज्यादा से ज्यादा हो। दूसरा क्या है, दोनों मैनेजरियल प्रॉब्लम को एक्सपीरियंस और एक्सपेरिमेंट के बिहाफ में बोला था, अपना प्रॉब्लम को दूर करने के लिए, प्रॉब्लम को, ठीक है ना, कि रूल ऑफ थंब लगाओ या फिर आपका मन गढ़ंत कहानी करो। कुछ भी काम करो उसको सोच समझ करके काम करो, एक्सपेरिमेंट करके करो। तीसरा क्या है, दोनों ही बोला था कि एम्प्लॉइज और एम्प्लॉयर के बीच में कोऑपरेशन लाइए, ठीक है। फोर्थ, दोनों ही इंपॉर्टेंट ज्यादा दिया था ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर, ना कि इंडिविजुअल के इंटरेस्ट के ऊपर ज्यादा फोकस करने, ना बोल करके
ऑर्गेनाइजेशन के इंटरेस्ट के बारे में सोचो, क्योंकि ऑर्गेनाइजेशन का इंटरेस्ट अगर फुलफिल हो जाएगा तो इंडिविजुअल का इंटरेस्ट भी ऑटोमेटिकली फुलफिल हो जाएगा। अगर एक ऑर्गेनाइजेशन अच्छा प्रॉफिट कमाएगा तो वो अपना लेबर लोग को सैलरी भी अच्छा ही देगा। दोनों ही फोकस किया था कि काम को अकेले मत करो बल्कि डिवाइड कर दो, ठीक है। इससे क्या होगा, स्पेशलाइजेशन आएगा। दोनों ही यही बोला कि काम करने से पहले आपको रिसर्च करना पड़ेगा, समझना पड़ेगा, अंदाजा तुक्का नहीं लगाना होगा। और डिसिमिलैरिटीज क्या है, आइए पढ़ते हम लोग। टेलर जो अभी हम लोग पढ़े, टेलर क्या है, शॉप फ्लोर के ऊपर बात किया, मतलब ऑपरेटिव लेवल में, लोअर लेवल में फोकस किया, और फ्यूल टॉप लेवल के ऊपर फोकस किया। ये क्वेश्चन एमसीक्यूज आता है। दूसरा, टेलर को फादर ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट बोलते हैं और इसको फादर ऑफ फंक्शनल मैनेजमेंट बोलते हैं। क्लियर है। टेलर अमेरिकन मैकेनिकल इंजीनियर था और ये भाई साहब फ्रेंच माइनिंग एग्जीक्यूटिव है। क्या है, फ्रेंच माइनिंग एग्जीक्यूटिव है। नेक्स्ट आगे आते हैं। टेलर फोकस किया वर्कर्स का एफिशिएंसी के ऊपर, प्रोडक्टिविटी के ऊपर ज्यादा फोकस किया, और ये ओवरऑल बिजनेस को कैसे चलाना है, मैनेजमेंट कैसे करना है, इसके ऊपर फ्यूल फोकस किया। इसका प्रिंसिपल जो ऑब्जर्वेशन और एक्सपेरिमेंट के बेस पे है, और इसका ऑब्जर्वेशन जो है वो पर्सनल एक्सपीरियंस के ऊपर ज्यादा फोकस है, ठीक है। साइंटिफिक वे नहीं है बल्कि पर्सनल एक्सपीरियंस। यहाँ पे यूनिटी ऑफ कमांड, मतलब ऑर्गेनाइजेशन में जो भी कमांड आएगा वो एक तरफ से आएगा। ये कौन बोला था, हेनरी फ्यूल बोला था। एक एम्प्लॉय को 10 जगह से डायरेक्शन नहीं आना चाहिए, लेकिन टेलर क्या बोला कि 8 इंसान होना चाहिए एक वर्कर्स के ऊपर। तो यहाँ पे यूनिटी ऑफ कमांड डायरेक्शन वायलेट किया था, यहाँ पर ही बहुत स्ट्रिक्टली फॉलो किया। ये अप्लाई होता है स्पेशल सिचुएशन में, ये यूनिवर्सल है। हम बोले टेलर हर जगह, टेलर का जो अप्रोच है वो हर ऑर्गेनाइजेशन अप्लाई नहीं कर सकता क्योंकि उसके लिए कॉस्ट ज्यादा लगता है, लेकिन फ्यूल का सभी अप्लाई कर सकता है, ठीक है। टेलर को साइंटिफिक मैनेजमेंट बोलते हैं, ये जनरल थ्योरी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन है। तो ये हुआ आपका क्या, टेलर का भी काम खत्म। अब हम लोग आते हैं ऊपर में, हम लोग कुछ पार्ट को छोड़े थे कि क्या एडवांटेजेस है क्या डिसएडवांटेजेस है। आइए हम लोग उसको कंप्लीट करते हैं। चलिए ये रहा। फीचर्स पढ़ने के बाद ये रहा एडवांटेजेस। साइंटिफिक मैनेजमेंट अब हम लोग पढ़ चुके हैं, तो साइंटिफिक मैनेजमेंट का क्या एडवांटेजेस है क्या डिसएडवांटेजेस है वो हम लोग पढ़ते हैं। सबसे पहले एडवांटेजेस हम लोग पढ़ते हैं साइंटिफिक मैनेजमेंट का एम्प्लॉयर्स के बिहाफ में। एम्प्लॉयर्स मतलब मालिक को क्या क्या फायदा मिलेगा अगर वो साइंटिफिक मैनेजमेंट को अप्लाई करेगा, तो कॉस्ट उसका कम आएगा। काम सिंपल होगा, जो प्रोडक्शन नहीं हो रहा, जो अच्छा प्रोडक्शन, मतलब कोई प्रोडक्ट मेरा मार्केट में सेल नहीं हो रहा, उसको क्या करो, सिंप्लीफाई करो, उसका प्रोडक्शन को बंद करो, इससे क्या होगा, वेस्ट मेरा कम होगा। तीसरा क्या है, इंडस्ट्री में पीस आएगा, मैनेजर और वर्कर्स के बीच में क्या होगा, पॉजिटिव एटीट्यूड, कोऑपरेशन करने से पीस आएगा, लड़ाई झगड़ा नहीं होगा। फोर्थ क्या है, इफेक्टिव प्लानिंग एंड कंट्रोल, हम अच्छा से प्लान कर सकेंगे, कंट्रोल अच्छा से कर सकेंगे, अपना टारगेट को अच्छा से फुलफिल कर पाएंगे। और लास्ट क्या है, इससे प्रॉफिट होगा और ऑर्गेनाइजेशन का क्या होगा, फायदा होगा। अब आते हैं वर्कर्स लोग को क्या क्या फायदा हो सकता है। वर्कर्स लोग को भी सैलरी ज्यादा मिलेगा तो उन लोग का स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग क्या होगा, बढ़ेगा। जॉब उन लोग के लिए क्या होगा, इंटरेस्टिंग होगा, क्योंकि राय मशवरा इन लोग से लिया जा रहा है कोई भी डिसीजन लेने से पहले, तो इन लोग का जॉब क्या होगा, इंटरेस्टिंग होगा। तीसरा, वर्किंग कंडीशन अच्छा होगा, ठीक है। ट्रेनिंग वगैरह इन लोग को टाइम टू टाइम फ्री में मिलते रहेगा, तो इससे एफिशिएंसी क्या होगा, वर्कर्स लोग का बढ़ेगा। और अगर ज्यादा प्रोडक्शन करेगा तो उन लोग को सैलरी भी ज्यादा मिलेगा, इंसेंटिव वगैरह मिलेगा। तो ये वर्कर्स लोग का फायदा है, किससे, टेलर का। अब आते हैं सोसाइटी को क्या फायदा होगा, ओवरऑल मतलब ऑर्गेनाइजेशन की वजह से पूरा का ओवरऑल इकोनॉमी को क्या फायदा पड़ेगा। प्रोडक्शन ज्यादा होगा तो इकोनॉमी प्रोस्पर करेगा, प्रोस्पर मतलब बूम, इकोनॉमिक में पढ़े होगा आप लोग इकोनॉमिक्स में, बूम पीरियड, बूम पीरियड मतलब प्रोडक्शन ज्यादा से ज्यादा होता है। दूसरा, प्रोडक्शन आपका एक ही चीज है, इकोनॉमिक प्रोस्पेरिटी होगा, प्रोडक्शन बढ़ेगा तो इकोनॉमिक प्रोस्पेरिटी होगा, इंडस्ट्री में पीस आएगा, और आपका गुड्स वगैरह ज्यादा से ज्यादा प्रोडक्शन होगा तो भाई मार्केट में वो गुड्स क्या होगा, फेयर प्राइस में भी आएगा। अब आते हैं डिसएडवांटेजेस क्या क्या, अगर टेलर का हम लोग अप्लाई करेंगे तो क्या क्या नुकसान होगा। तो सबसे पहले हम लोग वर्कर्स को देखते हैं क्या क्या नुकसान होगा। वर्कर्स लोग क्या होगा, रिजिड कंट्रोल, वर्कर्स लोग का कॉन्सिक्वेंसेस वगैरह, इट डज नॉट कंसिडर द हार्मफुल कॉन्सिक्वेंसेस। जैसे एग्जांपल, टेलर क्या बोला, वो इंसान को ज्यादा सैलरी दो जो ज्यादा प्रोडक्शन कर रहा है। अब ज्यादा प्रोडक्शन करने के चक्कर में वो अपना हेल्थ में उसका खराब असर पड़ रहा है ना, तो ये सब आपका दिक्कत होता है किसको, एम्प्लॉइज को।
ठीक है। इससे क्या होगा, अगर लेबर लोग रिजिड कंट्रोल है, रिजिड कंट्रोल मतलब उन लोग को एक पर्टिकुलर पीरियड में उन लोग को चलाना है, तो इससे क्या होगा, उन लोग का हेल्थ वगैरह में दिक्कत आएगा। ये सब इतना एग्जाम में नहीं आएगा। मोनोटोनी क्रिएट होगा। मोनोटोनी का मतलब क्या बोला था टेलर, यही बोला था ना कि एक लेबर को वही काम कराओ जो इसके लिए वो क्या है स्पेशलाइजेशन है, उसको टाइम टू टाइम ट्रेनिंग दो, उसको वही काम कराओ जिसमें वो स्पेशलाइजेशन है। अब एक ऑर्गेनाइजेशन में एक एम्प्लॉय एक ही काम करते रहेगा जिंदगी भर, उसको कोई चेंजेस वगैरह नहीं आएगा, तो उसको काम करने में मजा नहीं आएगा, उसका क्या हो जाएगा, मोनोटोनी हो जाएगा। ठीक है, एक ही काम को रिपीटेडली वो करते रह रहा है, सालों सालों करते रह रहा है, उसका नो डाउट स्पेशलाइजेशन तो आएगा, लेकिन इससे काम में क्या होगा, मोनोटोनी क्रिएट होगा। इसी के लिए बैंक्स वगैरह में आप देखोगे ना, तो कभी हर हफ्ता या महीना में तुम देखना, कोई इंसान अगर बैंक में कभी कैश गिन रहा है तो कभी वो क्या करता है, पासबुक अपडेट करता है, कभी वो कैश डिपार्टमेंट में रहता है, कभी वो कुछ और डिपार्टमेंट में रहता है। टाइम टू टाइम उसका क्या करते रहता है, काम को स्विच करते रहता है। इससे क्या होता है कि उसका काम में मोनोटोनी ना हो, मतलब उसका दिल लगा हुआ रहे। नेक्स्ट, मल्टीप्लिसिटी ऑफ कमांड, मतलब कमांड जो अलग अलग जगह से आपको क्या हो रहा है, देखो वर्कर्स के बीच में आठ फोरमैन है। अब इससे क्या होगा, वो इंसान कुछ और बोल रहा, वो कुछ और बोल रहा, तो इससे इस ऑर्गेनाइजेशन में एम्प्लॉय लोग क्या हो जाएगा, कंफ्यूज हो जाएगा, वर्कर्स लोग कंफ्यूज हो जाएगा कि काम किसका सुने किसका नहीं सुने। ठीक है, वन बॉस, मतलब ये यूनिटी ऑफ कमांड को वायलेट करता है, कौन, FW टेलर का प्रिंसिपल। नेक्स्ट आगे आते, एक्सप्लॉइटेशन होगा इंडिविजुअल लोग का। ठीक है, एक्सप्लॉइटेशन होगा। लास्ट क्या, एंटी ट्रेड यूनियनिज्म, मतलब आप डिफरेंट पीस वेज रेट के हिसाब से अलग अलग सैलरी दे रहे हो, तो इससे यूनियन वाले लोग क्या होगा, जो लेबर यूनियन लोग है वो लोग आपका अगेंस्ट में खड़ा हो जाएगा, स्ट्राइक वगैरह कर देगा, इससे प्रोडक्शन क्या हो जाएगा, रुक जाएगा। नेक्स्ट आते हैं एम्प्लॉयर को क्या क्या नुकसान होगा, ये आप लोग खुद पढ़िएगा, ये आप लोग का होमवर्क है। ये हुआ आपका चैप्टर नंबर 2 पूरे तरीके से कंप्लीट। उम्मीद करते हैं आप लोग को समझ में आया होगा। बड़ा चैप्टर था, 3 पार्ट्स में हम कवर किए, जिसमें से 2 पार्ट फ्यूल का था, तीसरा पार्ट टेलर का था। आप लोग ये क्लास करने से पहले अगर वो क्लास नहीं देखो तो जा करके फिर से यही बोल रहे कि आप वो जा करके देखो। हम वो दोनों वीडियो का लिंक आपका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लगा दे रहे, और उम्मीद करते हैं आप लोग को क्लासेस समझ में आएगा। और अगर समझ में आया है तो प्लीज इस वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, और ज्यादा से ज्यादा अगर आपका कोई डाउट वगैरह हो तो कमेंट भी आप कर सकते हो, लेकिन शेयर ज्यादा से ज्यादा करना अपने दोस्तों को, क्योंकि आप लोग का यही सब काम हम लोगों को मोटिवेट करेगा, क्योंकि बहुत मेहनत लगता है, टाइम लगता है, एफर्ट्स लगता है। क्लियर है? तो चलिए, यहाँ तक हम लोगों का आज का क्लासेस रहा। अगर आप लोग को कुछ और भी कुछ पूछना है, क्वेरी है, कुछ भी रिगार्डिंग आप लोग का कुछ प्रॉब्लम है, तो आप हम मुझे इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हो। उम्मीद करेंगे हम आप लोग को व्हाट्सएप के थ्रू आप लोग का हर एक क्वेरी को सॉल्व करने का। क्लियर है? तो यहीं तक रखते हैं आज का क्लास। इसी के साथ हंसते रहो, मुस्कुराते रहो, और पढ़ना तो बिल्कुल भी है आपको, एकदम कोई भी हाल में पढ़ते रहिए। चलिए।